चलिए, हेलो एवरीवन। टुडे वी आर स्टार्टिंग नेशनल इनकम एंड इट्स कंसेप्ट। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा एक टॉपिक वह है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट। सो भाई, अपन ने प्रीवियस सेशन में और प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पहले उसको अपन रिवाइज कर लेते हैं कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है ना। अपन बात कर लेते हैं पहले क्या कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने क्या पढ़ा था? मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा एक एग्रीगेट फेनोमेना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? हमारा एक एग्रीगेट फेनोमेना है ना। एग्रीगेट मतलब, ठीक है, अब ये हमारा एग्रीगेट फेनोमेना है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है बेटा? टोटल, मतलब हमारी इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी हमारे डिमांड हो रही है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये सब कंसेप्ट किसका है? हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। किसका है? हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का है ना। सो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। एग्रीगेट का मतलब क्या होगा भाई? टोटल, मतलब हमारी जो होल इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, हमारी जो इतनी भी डिमांड है, जितनी भी सप्लाई है, ये सब हमारा एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट मतलब एग्रीगेट कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसी एग्रीगेट कंसेप्ट पे हम बात कर रहे हैं। आज हमारा एक नया यूनिट है जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन पे कुछ ना करते हुए भी 10 to 12 मार्क्स कंसिस्ट करता है। मतलब 10 to 12 मार्क्स हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी यूनिट से आते हैं। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मतलब यहाँ पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो ये 10 to 12 मार्क्स जो कंसिस्ट कर रहा है, यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो पहले हम ये बात करते हैं कि भाई बेसिकली हमारा नेशनल इनकम है क्या। पहले हम बात करते हैं कि भाई हमारा नेशनल इनकम है क्या, है ना। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम हमारा एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इट इज अ कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये किस चीज का कंसेप्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है ना। अब नेशनल इनकम होता क्या है? तो भाई नेशनल इनकम सिंपली अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम हमारी इकोनॉमी की एक इनकम है। इट इज द टोटल इनकम ऑफ द नेशन। ये क्या है? मैक्रो सॉरी, नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ द इकोनॉमी। मतलब मेरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है या मैं जितना भी सेल कर रहा हूं, उस सेल और उस प्रोडक्शन के थ्रू मैं जितना भी अर्न करूंगा वो है मेरी इकोनॉमी की इनकम। दैट इज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द इकोनॉमिकल इनकम। नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ आवर इकोनॉमी और द होल कंट्री। दैट इज नेशनल इनकम। ठीक है, तो हम यहां पे बेसिकली क्या लर्न करेंगे? अब हम बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में। तो भाई नेशनल इनकम हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इट इज द कंसेप्ट ऑफ आर इकोनॉमी। मींस द नेशनल इनकम रिप्रेजेंट द इनकम ऑफ द इकोनॉमी। हमारी कंट्री की जो इनकम है उसको हम नेशनल इनकम बोल रहे हैं। एज अ होल रेदर देन द इंडिविजुअल। एज अ होल मतलब कि ये पूरी कंट्री की बात करेगा। ये किसकी बात कर रहा है? पूरी कंट्री की इनकम की बात कर रहा है, ना कि कोई एक सिंगल पर्सन की बात कर रहा है। ठीक है, ये पूरी कंट्री की इनकम को बता रहा है, ये पूरी हमारी इकोनॉमी की इनकम को बता रहा है, ना कि हमारे कोई एक पर्सन की इनकम को बता रहा है। हेंस इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। मतलब ये पूरा एक इकोनॉमी का, एक ग्रुप की इनकम बता रहा है ना। नाउ द सेकंड इज व्हाट? वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो नेशनल इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को कंसिस्ट करता है। किसको कंसिस्ट करता है? फाइनल गुड्स को। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी प्रकार के इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल अगर है, उस चीज को हम नेशनल इनकम वैल्यूएशन में नहीं लेते हैं। इट मींस व्हाट? इफ यू आर कैलकुलेटिंग अ नेशनल इनकम, यू हैव टू इग्नोर द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, यू हैव टू इग्नोर द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जो भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है या इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे, आप उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। मतलब वाइल द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यू हैव टू इग्नोर द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड रॉ मटेरियल। ऐसा क्यों हो रहा है? वाई? टू इग्नोर द डबल काउंटिंग। ये क्यों कर रहे हो?
आपको डबल काउंटिंग इग्नोर करना है। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेन, आई एम जस्ट फाइंडिंग द प्राइस ऑफ पेन, मैं एक पेन की प्राइस निकाल रहा हूं। अगर ये पेन मार्केट में 10 रुपीज का सेल हो रहा है, तो भैया इस 10 रुपीज में क्या है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है। तो मैं एक, अगर मैंने ऐसे 10 पेन सेल करे, कितने पेन सेल करे, अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर ऐसे 10 पेन सेल कर दिए, तो मेरे पास कितने रुपीस आए, 100 रुपीज आए। कितने रुपीस आए, 100 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, इस 100 रुपीज में ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इंक्लूडेड है। और अगर मैं अब इस पेन की अलग से कॉस्ट लूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, मैंने वैल्यू डबल रिकॉर्ड कर लूंगा। इसीलिए इसको इग्नोर करने के लिए कि कहीं से कहीं तक कोई डबल काउंटिंग ना हो, डबल वैल्यूएशन ना हो, मैनुपुलेशन ना हो डेटा में, इसलिए मैं क्या करूंगा, इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल की कॉस्ट को इग्नोर करूंगा व्हाइल कैलकुलेटिंग दी नेशनल इनकम। तो हम किसको लेके चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज को लेके चलेंगे। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। इट इज द वैल्यू ऑफ नेट एग्रीगेट। ये किसकी बात करेगा, नेट एग्रीगेट। मतलब हम यहां पे नेट की वैल्यू ले रहे हैं, मतलब नेट मतलब वो वैल्यू जो आफ्टर डेप्रीशिएशन है, मतलब जहां किसी प्रकार का डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो वी इग्नोर, सॉरी वी एक्सक्लूड दी डेप्रीसिएशन, मतलब डेप्रीशिएशन चार्ज करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू बचेगी उसको मैं क्या बोलूंगा, नेशनल इनकम। ठीक है, जैसे अभी आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं, लाइक NNP एट FC, मतलब नेशनल इनकम को हम एब्रेशन में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NNP एट FC। ठीक है, तो नेट नेशनल, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, क्या है इसका फुल फॉर्म, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये है मेरी नेशनल इनकम। तो यहां पे मैं किस टाइप की वैल्यूज को लेके चल रहा हूं, यहां पे मैं लेके चल रहा हूं नेट वैल्यू को। किस वैल्यू को लेके चलूंगा, नेट, मतलब मैं यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करूंगा। मैं जो भी ग्रॉस वैल्यू है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो मेरी वैल्यू होगी, उस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के टाइम पे, वैल्यूएशन के टाइम पे लेके चलूंगा। क्लियर हुआ? नाउ वी विल इंक्लूड द वैल्यू ऑफ, अब मैं इस टाइम पे किसकी वैल्यू इंक्लूड करूंगा, वी विल इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मतलब अगर किसी भी टाइप की इनकम ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट, ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मतलब जब भाई जरूरी नहीं है कि मैं अपनी कंट्री बस में सेल कर रहा हूं। अब मेरी कंट्री क्या करती है, कुछ फॉरेन एक्सचेंज भी करती है, कुछ इंपोर्ट करती है गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्री से, कुछ एक्सपोर्ट करती है सर्विसेज और गुड्स दूसरी कंट्री को। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेरे को जो भी इनकम हो रही है, दैट इज नोन एज नेट नेशनल इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको क्या बोलता हूं मैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो जो भी मेरे को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो रहा है, इस इनकम को भी मैं क्या करूंगा भाई, नेशनल इनकम के वैल्यूएशन के टाइम पे लेके चलूंगा। मतलब नेशनल इनकम सिर्फ डोमेस्टिक इनकम को कंसिस्ट नहीं करती है, मतलब मेरी इकोनॉमी में सिर्फ मेरी कंट्री से जो कमाया उसको बस नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। फॉरेन कंट्री से, दूसरी कंट्री से जो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूं और उससे जो मेरे को इनकम आ रही है, वो भी क्या होगा, नेशनल इनकम की वैल्यूएशन के टाइम पे कंसीडर किया जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब जो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूं और उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या हो रहा है, मेरे को कोई इनकम हो रही है, तो उस चीज को भी मैं क्या करूंगा, नेशनल इनकम के टाइम पे लेके चलूंगा। नेक्स्ट, जो मेरी नेशनल इनकम होगी भाई, ये फाइनेंशियल ईयर की वैल्यूएशन होगी। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। ये कैसा कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट का मतलब क्या होता है भाई, सिंपली ये ड्यूरिंग द ईयर ऑफ टाइम का बताता है। मतलब एक टाइम पीरियड के बारे में बताता है कि आज मैंने यहां स्टार्ट किया है और ये यहां एंड हुआ है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम कितना चेंज आ रहा है।
ये चेंज मैं वैल्यूएट कर रहा हूं, मतलब मैं एट अ टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक टाइम पीरियड की, एक रेंज की बात कर रहा हूं कि भैया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक मैंने कितना अर्न किया है, ये बताता है फ्लो कंसेप्ट। तो ये क्या बता रहा, रेंज, कि आज मैं यहां पे हूं, कल मैं यहां पे हूंगा, तो इस ड्यूरिंग द ईयर, एक साल भर में मैंने कितना कमाया, ये होता है फ्लो कंसेप्ट। ऐसे ही एक कंसेप्ट आता है, वो है स्टॉक। एक कंसेप्ट आता है, क्या आता है बेटा, एक कंसेप्ट, वो है स्टॉक। तो स्टॉक किसकी बात करता है, अभी की, पॉइंट ऑफ टाइम की, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की जो बात कर रहा है वो है स्टॉक। तो स्टॉक किसकी बात कर रहा है, अभी की, एट अ टाइम की बात। लेकिन नेशनल इनकम कैसा कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है। ये रेंज के बारे में बताता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के ड्यूरेशन में मैंने इतना अर्न किया हुआ है ना। तो एक ऐसा कंसेप्ट है फ्लो कंसेप्ट। अब सिमिलरली ये कैसी स्टडी करता है, ये स्टडी करता है फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड हो जाएगा। तो एक ऐसा कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है। और किस टाइप की स्टडी करके चल रहा है ये स्टडी करके चल रहा है भाई फाइनेंशियल ईयर की। किसकी स्टडी कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर। तो नेशनल इनकम हमेशा किस चीज की कैलकुलेशन करेगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की वैल्यूएशन के टाइम की इनकम का कैलकुलेशन कर रहा है। और ये कैसा कंसेप्ट है, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आपने कितना अर्न किया है, ये बता रहा है नेशनल इनकम। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है? अगर बच्चा पार्टी कोई डाउट है, आप डायरेक्टली नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, पिंग कर सकते हो। और भाई जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो नेक्स्ट डे या अभी क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। अब वेट अ मिनट, नेक्स्ट, नेशनल इनकम ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म, मतलब ये हमेशा किस में होगा, मनी के टर्म पे होगा। अगर किसी भी क्योंकि भाई हमारी इकोनॉमी आज क्या फॉलो कर रही है, हमारी इकोनॉमी आज मनी सिस्टम लेके चलती है। पहले क्या था, एक टाइम पे अगर आपको अपन ने पढ़ा था, पहले था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हम बोलते रहे C2C, कमोडिटी टू कमोडिटी। लेकिन आज कैसा सिस्टम है, आज हमारा कंसेप्ट है मॉनेटरी टर्म है, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं मनी सिस्टम है, जितना भी बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, जितना भी एक्सचेंजिंग हो रहा है, वो इन टर्म ऑफ मनी हो रहा है ना। वो किसके टाइम पे हो रहा है, इन टर्म ऑफ मनी हो रहा है ना। मतलब अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो हमारी करेंसी कौन सी है, रुपीस करेंसी है। हमारी करेंसी क्या है, इंडिया की करेंसी कौन सी है, रुपी ना। तो हमारी इकोनॉमी में जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो सब किस में होगा, मॉनेटरी टर्म में होगा, लेकिन किस में होगा, रुपीस में। मतलब आप किसी के पास 1 किलो शक्कर भी खरीद रहे हो तो भाई उसको 40 रुपए दे के आओगे ना, ऐसा तो नहीं शक्कर के बदले में चाय पत्ती दे के आ जाओगे, नहीं ना। तो वही है, बोला गया है कि जो भी नेशनल इनकम है वो मनी के वैल्यूएशन में होता है। ठीक है, जितना भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है उस चीज को हम कंसीडर करेंगे वाइल कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है? अपन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो अपन ने अभी पढ़ा हुआ है उसमें कोई डाउट तो आप लोग को नहीं है ना। वेट अ मिनट ना, तो पहले हमने क्या पढ़ा कि भैया नेशनल इनकम मेरा कैसा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है, मतलब पूरी इकोनॉमी की स्टडी करता है। दूसरा मैंने पढ़ा सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को लूंगा, रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स को इग्नोर कर दूंगा मैं। ठीक, तीसरा मैंने क्या पढ़ा, ये एग्रीगेट वैल्यू को लेता है, किसी भी इंडिविजुअल की बात नहीं करेगा, एक पेन एक मार्कर की बात नहीं कर रहा है, पूरे ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम मैंने जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया हुआ है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यूएशन को भी मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक, फिर ये फाइनेंशियल ईयर की स्टडी करेगा, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की इनकम की वैल्यूएशन को कर रहा है। जो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ ईयर और 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में मैंने कितना अर्न किया उसकी इनकम की बात करेगा। ये फ्लो कंसेप्ट है और मॉनेटरी वैल्यू है। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, कंफर्म? चलिए,
आगे चले बेटा। तो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा रहेगा, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या है मेरा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। पहले बात करते हैं सर्कुलर की। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? लाइक अ सर्कल। सर्कुलर मतलब क्या हो गया? लाइक अ सर्कल। और फ्लो मतलब जो चीज कहीं से रोटेट हो रही है, फ्लो हो रहा है, मतलब यहां से इंटरचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना, तो ये होता है सर्कुलर फ्लो। ठीक है, इसको भी हम मॉनेटरी टर्म में पढ़ते हैं कि सर्कुलर फ्लो और क्या है। ये मैंने सिर्फ अभी टर्मिनोलॉजी क्लियर करी है। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब हमारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम का फ्लो कैसे होता है, ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। ठीक है, चलिए यहां पे ध्यान देंगे अब। देखिए, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बेसिक कंसेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये क्या बता रहा है? इट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ इनकम। ये क्या बताता है कि इनकम का फ्लो कैसे हो रहा है इकोनॉमी में। इट रिफर्स द प्रोसेस वेयर वाई एन इकोनॉमीज मनी रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्लो इन सर्कुलर मैनर कंटिन्यूसली थ्रू द टाइम। मतलब हमारी इकोनॉमी में मनी का फ्लो कैसे हो रहा है, मनी का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, कि कैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर को पेमेंट कर रहा है और कंज्यूमर अपने कंजप्शन को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर को पेमेंट कर रहा है। तो सिंपली ये बता रहा है एक्सचेंज। ये क्या बताता है? एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड देयर पेमेंट। ये बता रहा है एक्सचेंजिंग ऑफ सर्विसेज एंड पेमेंट। मतलब इकोनॉमी में प्रोड्यूसर सर्विसेज कैसे देता है कंज्यूमर को और उसके बिहाफ पे पेमेंट कैसे रिसीव करता है, हाउस होल्ड कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है और उसके बिहाफ पे उसको पेमेंट कैसे रिसीव हो रहा है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब जो सर्कुलर फ्लो है वो बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ सेक्टर में काम करता है। पहला है हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी, जहां पे सिर्फ हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स आती है। इसकी इक्वेशन है वाई स्टैंड फॉर इनकम, वाई स्टैंड फॉर इनकम, सी स्टैंड फॉर कंजप्शन, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो टू सेक्टर में से पहला सेक्टर है हाउस होल्ड और सेकंड सेक्टर कौन सा है? बिजनेस फर्म। क्लियर? देन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, यहां पे एज इट इज हाउस होल्ड है, बिजनेस फर्म है और थर्ड आ जाएगा हमारी गवर्नमेंट। रिस्पेक्टेड पार्टी हमारी इकोनॉमी की सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो है गवर्नमेंट सेक्टर। इसकी इक्वेशन बन जाएगी सेम एज इट इज, वाई स्टैंड फॉर इनकम, सी स्टैंड फॉर कंजप्शन, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट। तो अब थ्री सेक्टर में कौन कौन आ गया बेटा? हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर, बिजनेस फर्म मतलब प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। नाउ इन फोर्थ सेक्टर फॉरेन सेक्टर विल बी देयर। ठीक है, इट मींस व्हाट? सेम एज इट इज कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड द लास्ट फॉरेन सेक्टर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। ये आ जाएगा हमारे फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी इनकम, वाई स्टैंड फॉर इनकम, सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट, एक्स माइनस एम मतलब नेट एक्सपोर्ट, है ना। भाई हमको चाहिए क्या है? रिसिप्ट। तो रिसिप्ट कहां से आएगी हमारे पास? नेट एक्सपोर्ट से आएगी ना। तो एक्स माइनस एम, एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट, एम स्टैंड फॉर इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो भी हमारा नेट एक्सपोर्ट होगा वो यहां पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई अपने सिलेबस की, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ सिलेबस में टू सेक्टर इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ है वो सेक्टर है, वो है सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर। टू सेक्टर मतलब यहाँ पे एक रहेगा हमारा हाउस होल्ड और एक रहेगा यहाँ पे फर्म। मतलब हम एक्सचेंजिंग पढ़ेंगे कि भैया कैसे कंज्यूमर प्रोड्यूसर को अपनी गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है और कैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर के रॉ मटेरियल या गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करके फाइनल गुड्स उनको प्रोवाइड करा रहा है। और फिर इनके बीच में क्या होगा? एक हो जाएगा फैक्टर पेमेंट, ठीक है, और यहीं पे हो जाएगा हमारा क्या? गुड्स मतलब फैक्टर सर्विसेज, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फैक्टर सर्विसेज।
ठीक, प्रोड्यूसर के लिए हो जाएगा यहाँ फैक्टर सर्विसेज। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में कैसे फैक्टर पेमेंट और फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, यही चीज आप पढ़ोगे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच के भी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए वेट अ मिनट ना। चलिए होप सो आप लोग को विजिबल होगा प्रॉपरली, है ना। देखिए सबसे फर्स्ट जो हाउस होल्ड है, वो हाउस होल्ड क्या करेगा, फैक्टर सर्विसेज देगा। क्या देगा वो, फैक्टर सर्विसेज। किसको दे रहा है वो फैक्टर सर्विसेज, फर्म को। इन नेम ऑफ लैंड, काम करने के लिए जगह चाहिए मेरे को, लेबर काम करने वाले लोग चाहिए मेरे को, कैपिटल काम करने के लिए पैसा चाहिए मेरे को, और एंटरप्राइज मतलब मेरे को काम करने वाला एक मालिक भी चाहिए, एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर भी हमको रिक्वायर्ड है। तो हाउस होल्ड ने क्या किया, हाउस होल्ड ऑफर फैक्टर सर्विसेज इन नेम ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। मतलब उसने 4 चीज ऑफर करी, पहले किया लैंड, फिर किया लेबर, फिर दिया कैपिटल, और फिर दिया एंटरप्राइजेस मतलब ऑनरशिप। मतलब उसने 4 चीज ऑफर करी, किसको, फर्म को। फर्म मतलब कौन, प्रोड्यूसर को। भैया फर्म का मतलब कौन, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर को क्या मिल गया, सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल मिल गया, सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल मिल गया, है ना। किससे मिल गया, हाउस होल्ड से मिल गया। ये बन गया फैक्टर सर्विसेज। अब प्रोड्यूसर ने क्या किया, प्रोड्यूसर ने इस रॉ मटेरियल को यूज करके बनाया फाइनल गुड्स। क्या बनाया, फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स बनाया, और यही प्रोड्यूसर ने यही गुड्स क्या, मतलब रॉ मटेरियल से जो कन्वर्ट किए थे, यही फाइनल गुड्स क्या किए, किसको प्रोवाइड करा दिए भैया, हाउस होल्ड को प्रोवाइड करा दिए, कंज्यूमर को प्रोवाइड करा दिए। मतलब रॉ मटेरियल किससे लिया, कंज्यूमर से लिया, कंज्यूमर से मतलब हाउस होल्ड से लिया, और वही रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, और फिर वही फिनिश गुड्स उसने इकोनॉमी में लाके प्रेजेंट कर दिए। जब वो इकोनॉमी में लाके प्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब अब कंजप्शन कौन करेगा, हाउस होल्ड अपन ही लोग करेंगे, कंज्यूमर ही करेगा। तो उसने क्या ऑफर किया, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मतलब यहां भी क्या हो गया, फैक्टर सर्विसेज, और वी कैन से प्रोडक्ट फ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट फ्लो। प्रोडक्ट फ्लो क्यों, क्योंकि यहां से भी गुड्स आ रहा है, यहां से भी गुड्स जा रहा है। तो यहां से गुड्स लिया और इसी को कन्वर्ट करके हाउस होल्ड को प्रोवाइड करा दिया। क्लियर हुआ यहाँ पे, यस और नो, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। प्रोडक्ट फ्लो क्लियर हुआ और फैक्टर सर्विसेज क्लियर हुई, कोई डाउट। चलिए अब आगे देखिए, अब क्या होगा, अब जब कंज्यूमर ने कंजप्शन किया, क्या किया कंज्यूमर ने, कंजप्शन किया। तो जब कंज्यूमर ने कंजप्शन किया, तो अब क्या होगा, इस कंजप्शन के लिए वो कुछ एक्सपेंडिचर करेगा। भैया अपन कुछ गुड्स खरीद रहे हैं यूज करने के लिए, तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा ना, हाँ या ना। तो वही चीज क्या हुआ, अब हाउस होल्ड ने क्या कर दिया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो यहां पे उसने फाइनल गुड्स लिए थे कंज्यूम करने के लिए, जो मैंने गुड्स खरीदे कंज्यूम करने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, मैंने उसका पेमेंट किया। अब ये पेमेंट किसको मिल गया, वही प्रोड्यूसर को मिल गया। अब इसी पेमेंट से, इसी इनकम से अब वो क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा। मतलब हाउस होल्ड से जो सर्विसेज ली थी ना, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइजेस के नाम पे, ऑनर के नाम पे, इसकी पेमेंट करेगा अब वो, हाँ या ना। तो क्या करेगा, अगर उसने एक जगह ली, जगह किस पे ली, रेंट पे ली, तो वो रेंट पे कर देगा। उसने भैया लेबर लिया, काम करने के लिए कर्मचारी लगाए, तो उनको वेजेस देगा, सैलरी देगा। कैपिटल ली, बोरो किया या खुद का पैसा लगाया, उस पर वो उसको इंटरेस्ट देगा। ऑनर को क्या देगा, प्रॉफिट देगा। तो ये बन जाएगा मनी फ्लो। क्या बन गया मेरा, मनी फ्लो। समझ में आया। तो क्या हुआ
हाउस होल्ड ने गुड्स को कंज्यूम किया, फाइनल गुड्स लिए, फाइनल गुड्स लिए तो उन्होंने किया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिसिप्ट बन गई फर्म के लिए, इनकम बन गई फर्म के लिए। अब जो उसको इनकम आई, वही इनकम का के थ्रू उसने क्या किया, हाउस होल्ड को पेमेंट कर दी। भैया उनसे सर्विसेज ली थी ना, उनसे कुछ चीज ली थी ना, उसका पेमेंट कर दिया, तो वो बन गया मेरा फैक्टर पेमेंट। क्लियर हुआ? एक बार अपन रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, पहले इसको पूरा इरेज कर देता हूं मैं। चलिए देखेंगे क्या हुआ। तो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने पहले प्रोड्यूसर को, ठीक है, क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज दी, है ना, क्या ऑफर किया, गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम बोलेंगे फैक्टर सर्विसेज। क्या बोलेंगे इसको हम, फैक्टर सर्विसेज, है ना, क्या बोलेंगे इसको हम, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो ये किसने दिया भाई, ये कंज्यूमर ने किसको दिया, प्रोड्यूसर को दिया। कंज्यूमर ने किसको दिया भाई, प्रोड्यूसर को दिया। अब प्रोड्यूसर ये फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या करेगा, इनको देगा फैक्टर पेमेंट। क्या देगा, फैक्टर पेमेंट देगा, है ना, क्या दे रहा है वो, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, ठीक, तो कंज्यूमर ने क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज दी, किसके नाम पे, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइजेस के नाम पे। इसके बदले में उसको मिलेगा फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर से, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट के नाम पे। क्लियर हुआ, यस और नो, कोई डाउट? अब जब उसने क्या किया भैया, रॉ मटेरियल ले लिए, फैक्टर सर्विसेज ले ली, तो प्रोड्यूसर के पास क्या आ गया, रॉ मटेरियल आ गए। ठीक है, अब वो रॉ मटेरियल से क्या कर देगा, फाइनल गुड्स बनाएगा। अब यही फाइनल गुड्स जो किसने बनाए हैं, प्रोड्यूसर ने बनाए हैं, तो वो क्या किया जाएगा भैया, अब ये जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या करेगा, कंज्यूमर को ऑफर करेगा ये गुड्स एंड सर्विसेज। किसको ऑफर कर रहा है, कंज्यूमर को ऑफर कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जब कंज्यूमर क्या ले रहा है, ये फाइनल गुड्स कंज्यूम करने के लिए ले रहा है, परचेज कर रहा है, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा फिर से रियल फ्लो या प्रोडक्ट फ्लो। ये क्या बन गया फिर से, ये फिर से क्या बन गया बेटा, रियल फ्लो या मनी फ्लो। अब कंज्यूमर क्या करेगा, प्रोड्यूसर को फिर क्या कुछ गुड पेमेंट करेगा इन नेम ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज और इनकम। इसी तरीके से हाउस होल्ड को भी कुछ इनकम हुई और इसी वेज से क्या हुआ, हमारे प्रोड्यूसर को भी कुछ इनकम हुआ। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा बिल्कुल। ठीक, तो वही चीज यहां पे गिवन है ना, कि सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या हो गया, कि भैया यहाँ पे जो भी हमें गुड्स मिल रहे हैं हाउस होल्ड से द्वारा फर्म को, और फिर फर्म के द्वारा हाउस होल्ड को, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट फ्लो या रियल फ्लो। सेम वे में मनी फ्लो क्या होता है, फर्म पे कर रहा है हाउस होल्ड को, ठीक है, फैक्टर पेमेंट के नाम पे, रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट के नाम पे। फिर हाउस होल्ड अपनी इनकम के थ्रू परचेज कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये भी क्या बन जाएगा, मनी फ्लो बन जाएगा, या फिर बन जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ? तो ये क्या था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अंडर टू सेक्टर इकोनॉमी, अंडर टू सेक्टर इकोनॉमी, ये था मेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी डाउट है एक बार रिवाइज करिएगा, ये डेटा आपको मिल जाएगा, आपके ग्रुप में आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आपको नहीं बन रहा है, आप डायरेक्टली इस पे पिंग करिए। नेक्स्ट टाइम मैं उसके लिए रिवीजन क्लासेस या फिर एक सेशन आपके लिए रखता हूँ, है ना। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी डाउट है बेटा, यू कैन डायरेक्टली पिंग मी और आइदर मैसेज मी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।